हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नाइन नर्सिंग कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। नर्सिंग के सभी स्टूडेंट्स को मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई स्टूडेंट जो गवर्नमेंट की तैयारी नहीं भी कर रहे या आगे चलकर गवर्नमेंट की तैयारी करेंगे, उन सभी के लिए ये एक धमाकेदार बैच हम लेकर आ रहे हैं, जिसमें आपको एमसीक्यू सभी प्रकार के ऐसे एमसीक्यू देखने को मिलेंगे जो आपके अपकमिंग एग्जाम में आपको आएंगे। इसी के साथ उससे रिलेटेड आपको थ्योरी भी हम बताएंगे, ताकि आपको जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आसानी से क्लियर हो सके और उससे रिलेटेड आप और भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है, कैसे आपको आंसर को चूज करना है, वो भी हम आपको इस ऑनलाइन कोचिंग के माध्यम से समझाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए कि क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है। आप सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। अ नियोनेट या नियोनेटल पीरियड मीन्स, इजी क्वेश्चन है। लिखा है कि नियोनेट या नियोनेटल पीरियड क्या होता है। तो पीडियाट्रिक से रिलेटेड ये क्वेश्चन हमको देखने को मिल रहा है। इसमें चार ऑप्शंस दिए, चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िएगा। जो ऑप्शन आपको सही लग रहा है उसको चूज कीजिएगा, या जो आपको बिल्कुल नहीं लग रहा है उसको आप कट करते जाइएगा और एक या दो ऑप्शन से एक को चूज करना है। जैसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है, कैसे चूज करना है। पहले आप क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझ गए। आप देखेंगे ए दिया है, अ बेबी ऑफ एज ग्रुप 0 to 28 days, क्या वो न्यूनेटल पीरियड है? या अ बेबी ऑफ एज ग्रुप 0 to 3 month, क्या ये न्यूनेटल पीरियड है? अ बेबी ऑफ एज ग्रुप 0 to 7 days, या अ बेबी ऑफ एज ग्रुप 0 to 1 year। तो ये पीडियाट्रिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। हम इसको थोड़ा सा आपको मैं थ्योरी क्लियर कर देता हूँ, ताकि ये क्वेश्चन या इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपको अगर एग्जाम में देखने को मिलेंगे तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि पीडिया एज क्या होती है। पीडिया एज, पीडिया एज में हम देखेंगे कि 0 to 16 ईयर एज ग्रुप के जो बच्चे होंगे उनको हम काय में स्टडी करते हैं, पीडियाट्रिक या चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में उसकी हम स्टडी करते हैं। अब ये जो पीडिया एज मैंने 0 to 16 आपको बताई, ये दो टाइप्स में हम इसको डिवाइड करके क्लियरिफाई करने की कोशिश करेंगे। देखिए, पहला होता है इंट्रा यूटेराइन लाइफ। ओके, नेक्स्ट होता है सेकंड जो है एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ। अब इंट्रा यूटेराइन लाइफ और एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ से आप क्या समझते हैं? इंट्रा यूटेराइन का मतलब हो गया कि यूट्रस के अंदर की लाइफ, और एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ का मतलब हो गया यूट्रस के बाहर की लाइफ की बात की जा रही है। तो इंट्रा यूटेराइन लाइफ में जितने भी पॉइंट्स होंगे उसको हम क्लियरिफाई करेंगे, फिर देन एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ में जितने जो पॉइंट्स आएंगे उसको हम क्लियरिफाई करेंगे। चलिए देखते हैं इंट्रा यूटेराइन लाइफ और एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ के बारे में। तो सबसे पहले देखिए इंट्रा यूटेराइन लाइफ में फर्स्टली आपको क्या देखने को मिलेगा? जायगोट। फर्स्टली क्या देखने को मिलता है? जायगोट। और जायगोट कब से कब तक होगा? 0 to 2 वीक तक। जायगोट कैसे हुआ? आप फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है, फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है, फर्टिलाइजेशन किसको बोलते हैं हम? ओवम और स्पर्म के फ्यूजन को। फीमेल गैमेट ओवम और मेल गैमेट स्पर्म के फ्यूजन होने को कौन सी क्या प्रोसेस कहलाती है? फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस। ओके।
चलिए देखते हैं। नेक्स्ट देखिए जायगोट, क्लियर हो गया आपको? सॉरी टू डिस्टर्ब यू। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन हो गया, किसको बोलते हैं? ओवम और स्पर्म के फ्यूजन को। देन जैसे ही फ्यूजन होता है उसको, उस प्रोसेस को हम कंसेप्शन भी बोलते हैं। और उसको, उस कंसेप्शन के बाद क्या बनता है? जायगोट, जो पहली स्टेज होती है, 0 से कब तक रहेगा? 2 वीक तक। अब नेक्स्ट देखिए, फिर आपको देखने को मिलेगा एम्ब्रियो। क्या देखने को मिलेगा? एम्ब्रियो, जो कब तक रहेगा? 3 टू 8 वीक तक। ये क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछता है एम्ब्रियो से रिगार्डिंग। एम्ब्रियो कब तक रहेगा? 3 टू 8 वीक तक। और ये एम्ब्रियो जो होता है, इसमें क्या देखने को मिलती है? ऑर्गेनोजेनेसिस की प्रोसेस। इसमें क्या देखने को मिलती है? ऑर्गेनोजेनेसिस की प्रोसेस देखने को मिलती है। इसका मतलब है कि जो बेबी है उसके लगभग बॉडी के बोन्स हो गए या ऑर्गन्स हो गए, लगभग कौन सी स्टेज में डेवलप होंगे? एम्ब्रियो वाली स्टेज में। एम्ब्रियो मतलब हिंदी में इसको भ्रूण बोलते हैं, 3 टू 8 वीक में। नेक्स्ट, फीटस। फीटस किसको बोलेंगे? 9 वीक टू 9 मंथ। 9 वीक टू 9 मंथ तक हम उसको क्या बोलेंगे? फीटस। देन 9 मंथ के बाद डिलीवरी होगी। और जब डिलीवरी होगी तो वो जो बेबी है वो इंट्रा यूटेराइन लाइफ में नहीं होगा, वो क्या होगा? एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ में होगा। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हमने देखा था कि इंट्रा यूटेराइन लाइफ। अब डिलीवरी होने के बाद सेकेंड जो लिखा हुआ है एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, कि एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ में क्या क्या पार्ट्स, क्या क्या पॉइंट्स आएंगे। एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ में आप सबसे पहले देखेंगे सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा जैसे ही बर्थ होता है, बेबी का क्या होगा? बर्थ होगा, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? नियोनेट। क्या बोलेंगे? नियोनेट बोल दीजिए, या फिर उसको न्यू बॉर्न भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? न्यू बॉर्न, ठीक है। बर्थ के टाइम की बात बता रहा हूं, एक तो आप उसको क्या बोल दे? न्यू बॉर्न या नियोनेट। कब तक बोलेंगे? आफ्टर बर्थ के बाद हम कब तक बोल सकते हैं उसको? 4 वीक तक उसको बोल सकते हैं, 4 वीक तक। या फिर 0 to 28 डेज तक हम उसको क्या बोल सकते हैं? न्यूबॉर्न या नियोनेट बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या होता है कि दो ऑप्शन आपको और यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एक तो अर्ली नियोनेट जिसको बोलते हैं, और एक है लेट नियोनेट। अर्ली और एक है लेट नियोनेट। एक ये हो गया आपका अर्ली नियोनेट। अर्ली नियोनेट किसको बोलेंगे? 0 to 7 डेज। 0 to 7 डेज वाले बेबी को हम क्या बोल सकते हैं? जैसे ही बर्थ हुआ उसके 7 दिन तक हम उसको क्या बोल सकते हैं? अर्ली नियोनेट बोल सकते हैं। और 7 to 28 डेज तक हम उसको क्या बोल सकते हैं? लेट नियोनेट, ठीक है। 0 to 28 डेज तक हमने उसको क्या बोला? नियोनेट या न्यूबॉर्न। और अर्ली नियोनेट आपको बताना है तो, अगर आपसे कभी पूछता है तो क्या बताएंगे? 0 to 7 डेज तक हम उसको अर्ली बोलते हैं, और लेट नियोनेट 7 to 28 डेज तक हम उसको बोलते हैं। अब ये तो हो गया आपका नियोनेट। अब नेक्स्ट सेकेंड नंबर पे देखिए, फर्स्ट ये हो गया नियोनेट। अब नेक्स्ट उसको क्या बोलेंगे? इन्फेंट। कौन सी स्टेज में आ जाएगा वो? इन्फेंट। इन्फेंट किसको बोलेंगे? 1 month to 28 डेज, मतलब 1 मंथ हो चुका है, ठीक है।
अब 1 मंथ से लेकर 1 ईयर तक उसको क्या बोलेंगे? इन्फेंट बोलेंगे। ठीक है, इन्फेंट किसको बोलेंगे? 1 मंथ टू 1 ईयर, 1 साल तक के बच्चे को हम इन्फेंट बोलते हैं। नेक्स्ट, थर्ड नंबर पे देखते हैं। थर्ड नंबर पे आएगा आपका टोडलर। ओके, इसको क्या बोलेंगे? 1 टू 3 ईयर तक आप इसको क्या बोलते हैं? टोडलर बोलते हैं। फिर नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे स्टेज आ जाएगी आपकी प्री स्कूलर। प्री स्कूलर, प्री स्कूलर किसको बोलेंगे? 3 ईयर टू 6 ईयर तक के बच्चे को हम क्या बोलेंगे? प्री स्कूलर बोलेंगे। नेक्स्ट, फिफ्थ में देखिए स्कूलर, फिर आ जाता है स्कूलर। ये पर्टिकुलर यहां से भी आपको क्वेश्चन पूछता है कि टोडलर का एज ग्रुप क्या है? 1 to 3 ईयर। इन्फेंट हो गया। अर्ली और लेट वाला जो मैंने अभी बताया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से पूछा जाता है कि अर्ली नियोनेट और लेट नियोनेट में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसको थोड़ा आप फोकस कीजिएगा। प्री स्कूलर 3 to 6 ईयर तक। स्कूलर की बात करें, स्कूलर एज ग्रुप क्या है? 6 to 12 ईयर तक हम उसको क्या बोलेंगे? स्कूलर। नेक्स्ट देखिए, अब आता है आपका एडलसेंट। एडलसेंट, एडलसेंट में क्या होगा? 13 to 16 या 18 तक भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका एडलसेंट। ये आपके हो गए एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ। ठीक है, पीडिया एज मैंने बताई थी आपको 0 to 16 ईयर या 0 to 18 ईयर। अब 0 का मतलब हो गया कंसेप्शन। कंसेप्शन मतलब फर्टिलाइजेशन होने के बाद की स्टेज, जो कि इंट्रा यूटेराइन लाइफ में हो रही है। सबसे पहले हमने उसमें देखा क्या बनेगा, थोड़ा मैं आपको बता दूं। यहां से देखिएगा, सबसे पहले देखिए क्या बना? जाइगोट। जाइगोट के बाद 0 से 2 वीक तक वो क्या रहा? जाइगोट रहा फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के बाद। एम्ब्रियो, जाइगोट के बाद कौन सी स्टेज आएगी? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में क्या देखने को मिला? 3 to 8 वीक तक वो एम्ब्रियो ही रहेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें? ऑर्गेनोजेनेसिस की प्रोसेस होती है, जिसमें जो बेबी है उसके लगभग बॉडी के ऑर्गन्स डेवलप होंगे। नेक्स्ट है फीटस, किसको बोलेंगे? 9 वीक to 9 मंथ तक हम उसको फीटस बोलेंगे। 9 मंथ के बाद देन डिलीवरी होगी और वो एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ में जाएगा। और एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ में फर्स्ट में हमने क्या देखा? बर्थ होगा। जैसे ही एट बर्थ हम उसको बच्चे को क्या बोलेंगे? नियोनेट या न्यूबॉर्न बोल सकते हैं। या उसको हम जो नियोनेट या न्यूबॉर्न बोल सकते हैं, उसमें कब तक बोलना है हमको? 4 वीक तक बोलिए, या फिर 28 डेज तक हम उसको बोल सकते हैं। लेकिन इसमें दो और भी क्लियरिफिकेशन है, जैसे कि क्या? एक तो होता है अर्ली न्यूनेट और एक होता है लेट न्यूनेट। तो अर्ली न्यूनेट किसको बोलेंगे? 0 to 7 डेज तक, और 7 to 28 डेज तक हम उसको क्या बोलेंगे? लेट न्यूनेट। नेक्स्ट क्या? 1 मंथ to 1 ईयर इन्फेंट। टोडलर 1 ईयर to 3 ईयर टोडलर हो गया। 3 ईयर to 6 ईयर प्री स्कूलर। 6 to 12 ईयर स्कूलर एडलसेंट। 13 to 18 ईयर तक हम उसको क्या बोलेंगे? एडलसेंट बोलेंगे। आशा करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूबॉर्न होता क्या है। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम इसको पढ़ ही रहे तो थोड़ा और डिटेल में इसको थोड़ा देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूबॉर्न, या आपका ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूबॉर्न। तो सबसे पहले देखिए कि अकॉर्डिंग टू वेट जो होता है, ये क्लासिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू वेट, अकॉर्डिंग टू वेट, नॉर्मल वेट हमको सबसे पहले पता होना चाहिए कि एक बेबी का बर्थ के बाद
नॉर्मल वेट कितना होता है, तभी हम उसको क्लासिफिकेशन को समझ पाएंगे। नॉर्मल वेट, नॉर्मल वेट को देखिए क्या है, 2.5 टू 3.5 kg। अब देखिए क्लासिफिकेशन कैसे होगा, यदि 4 kg का बेबी है या 4 kg से मोर देन है, तो आप इसको क्या बोलेंगे, माइक्रोसोमिक, मैक्रोसोमिक सॉरी, मैक्रोसोमिक, क्या बोल सकते हैं, मैक्रोसोमिक, मतलब 4 kg से ज्यादा वेट का बच्चा है या 4 kg का है। ये ऐसी कब कंडीशन होती है, जब मदर क्या हो, डायबिटीज, मदर को क्या हो, डायबिटीज मेलाइटस, जिसके वजह से क्या होगा, जो इंट्रायूटेराइन लाइफ में बेबी है या फीटस है, उसको सब ग्लूकोज का लेवल मदर में क्या होगा, ज्यादा होगा डायबिटीज मेलाइटस में, तो हाइपर ग्लाइसीमिया की वजह से बच्चे को ज्यादा ग्लूकोज मिलेगा और इस वजह से उसका वेट, बर्थ जब होगा तो उसका वजन क्या देखने को मिलेगा, मैक्रोसोमिक देखने को मिलेगा। तो ये किस कंडीशन में देखने को मिलता है, जब मदर को क्या हो, डायबिटीज मेलाइटस। नेक्स्ट देखिए, अब 2.5 kg से वेट जो है क्या हो, लेस देन हो या कम हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लो बर्थ वेट बेबी। हमने ऐसे, इसको देखिए जो एवरेज होता है, नॉर्मल वेट को ध्यान से देखिए, 2.5 टू 3.5 kg, मतलब 2.5 से कम जाएगा तो हम उसको लो बर्थ वेट में रखेंगे, ठीक है। तो लो बर्थ वेट बेबी हो गया। यदि 1.5 kg मतलब 1.5 kg से भी कम हो रहा है वेट, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वेरी लो बर्थ वेट बेबी। ओके, नेक्स्ट देखिए, यदि मान लीजिए 1 kg से भी बच्चे का वजन कम हो जाता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है कि 1 kg से भी वेट क्या हो चुका है, लेस देन हो चुका है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सट्रीम, क्या बोलेंगे, एक्सट्रीम लो बर्थ वेट बेबी। ओके, समझ में आया, एक्सट्रीम लोअर वेट बेबी इसको हम बोलेंगे। तो ये वेट के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, इसको क्लासिफिकेशन इसका कर दिया है। अब देखिए वजन कम है, जैसे 2.5 kg से कम है, तो हम क्या कर सकते हैं, केएमसी, इसमें क्या यूज किया जाता है, केएमसी, केएमसी का मतलब होता है कंगारू मदर केयर, जो कि मिनिमम आप देखेंगे कि 1 आवर तक हम इसको दे सकते हैं और मैक्सिमम 24 आवर तक इसको केएमसी को प्रोवाइड कर सकते हैं बच्चे को। क्यों, क्योंकि जो लो बर्थ वेट बेबी है उसको मोर देन चांसेस होते हैं हाइपोथर्मिया के, काय के चांसेस होते हैं, मोर देन चांसेस काय के होते हैं, हाइपोथर्मिया के। 2.5 kg है तो केएमसी से हम उसको सेटल डाउन कर सकते हैं, लेकिन 1.5 kg है या 1 kg उसका वेट है, तो वो बिल्कुल भी हाइपोथर्मिया में जाएगा और केएमसी से वो रिकवर नहीं हो सकता। तो क्या क्या करेंगे उस कंडीशन में, रेडिएंट वार्मर का यूज किया जाता है। क्या क्या करते हैं, रेडिएंट वार्मर का यूज किया जाता है। क्यों, बेबी को कैसे प्रिवेंट करते हैं, प्रिवेंट द, केएमसी दे रहे हैं, रेडिएंट वार्मर में बेबी को रख रहे हैं, किस 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 लिए रख रहे हैं, प्रिवेंट द हाइपोथर्मिया। क्योंकि हाइपोथर्मिया क्या है, जो न्यूबॉर्न है, जो न्यूबॉर्न में आपने सुना होगा एडल्ट में साइलेंट किलर क्या होता है, हाइपरटेंशन। चलो इसको मैं लिखवा देता हूं आपको, न्यूबॉर्न में आपको देखने को मिलेगा, साइलेंट किलर कौन है, साइलेंट किलर कौन है, अभी आपको बताया मैंने क्या है, हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया मतलब टेम्परेचर का, बॉडी के टेम्परेचर का लो हो जाना, यानी कि कम हो जाना, ये क्या है, न्यूबॉर्न में साइलेंट किलर का काम करता है।
यानी कि डेथ होने के सबसे ज्यादा चांसेस क्या है, हाइपोथर्मिया के जो न्यूबॉर्न होते हैं उनमें ये चांसेस देखने को मिलते हैं। एडल्ट का तो आपको पता ही है, एडल्ट में साइलेंट किलर कौन है, हाइपर टेंशन। हाइपर टेंशन मतलब ब्लड प्रेशर का हाई हो जाना, यानी कि बढ़ जाना, ठीक है, ब्लड प्रेशर का इंक्रीज हो जाना, बीपी इंक्रीज हो जाना। ओके, अब सवाल ये आता है कि न्यूबॉर्न में ही क्यों हाइपोथर्मिया की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो जो न्यूबॉर्न होता है, जैसे ही एट बर्थ होता है, उसका बच्चे की डिलीवरी होती है, तो जो बेबी होता है उस उसका जो टेम्परेचर मेंटेन करता है वो कौन करता है, ब्राउन फैट टिश्यू करते हैं। क्यों? क्योंकि एक ह्यूमन बॉडी में जो टेम्परेचर मेंटेन करने का काम किसका है, हाइपोथैलेमस का है। किसका है, हाइपोथैलेमस। हमारे बॉडी में ये ब्रेन में एक आपको ग्लैंड देखने को मिलेगी, एक पार्ट होता है जो क्या करता है, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। बट हाइपोथैलेमस न्यूबॉर्न में क्या कैसा होता है, इमेच्योर होता है। कैसा होता है, इमेच्योर। तो अब आप बताइए, जब हाइपोथैलेमस न्यूबॉर्न में, किसमें है, न्यूबॉर्न में, न्यूबॉर्न में क्या है, इमेच्योर है, तो टेम्परेचर कैसे मेंटेन होगा, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होगा क्या, नहीं होगा। तो इस वजह से कौन बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है, जब तक हाइपोथैलेमस मेच्योर नहीं हो जाता, जब तक ब्राउन फैट टिश्यू बॉडी के टेम्परेचर को क्या करते हैं, न्यूबॉर्न के बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करते हैं। ओके, अब ये ब्राउन फैट टिश्यू पाए कहाँ जाते हैं, सबसे अधिक मात्रा में देखने को मिले तो नेक के पीछे और शोल्डर्स के बैक साइड में ये ज्यादा पाए जाते हैं, जो टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। अब जब बच्चा, जो बेबी है, लो बर्थ वेट के साथ क्या होगा, जन्म लेगा या उसकी डिलीवरी होगी, तो ऑलरेडी उसमें क्या मिस होंगे, ब्राउन फैट टिश्यू भी उसमें नहीं होंगे, जिस वजह से बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाएगा। अगर बच्चे का वजन नॉर्मल है तो ब्राउन फैट टिश्यू उसमें प्रॉपर होंगे उसके बॉडी में, तो वो टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करेंगे। लेकिन अगर लो बर्थ वेट बेबी है तो टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाएगा। इस वजह से मैंने आपको बताया क्या क्या हम दे सकते हैं, केएमसी देंगे, कंगारू मदर केयर जिसको हम बोलते हैं। ओके, या फिर बहुत ही ज्यादा वजन बच्चे का या वेट कम है तो हम उसको क्या करेंगे, रेडिएंट वार्मर का यूज करके उसके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे। ओके, यहां तक क्लियर हो गया। अब अकॉर्डिंग टू गेस्टेशनल एज के हिसाब से मैं आपको बता देता हूं कि न्यूबॉर्न को किस क्राइटेरिया में रखा जाता है, अकॉर्डिंग टू, फिर हम क्वेश्चंस को देखेंगे अकॉर्डिंग टू गेस्टेशनल एज। गेस्टेशनल एज से आप क्या समझते हैं, जैसे कि देखिए, सही गेस्टेशनल एज पर बच्चे का जन्म होना उस उसकी गेस्टेशनल एज को बताता है। जैसे कि टर्म बेबी, सबसे पहले हम देखेंगे टर्म बेबी। टर्म, जैसे आपने सुना होगा टर्म डिलीवरी, या देखिए 37 से 42 वीक, 37 से 42 वीक में जिस भी जो बच्चे का जन्म होगा या डिलीवर होगा बेबी, उसको हम क्या बोलते हैं, टर्म बेबी बोलते हैं। ठीक है, टर्म बेबी बोलेंगे। या फिर डेज में अगर बात करें तो 259 से लेकर 293 डेज। कभी कभी डेज में भी आपसे सवाल या क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाता है कि कितने डेज, हाउ मेनी डेज कॉल्ड टर्म बेबी। ओके, नेक्स्ट होता है, आपको देखने को मिलेगा प्री टर्म। प्री टर्म, प्री टर्म बेबी किसको बोलेंगे, अब देखिए, टर्म बेबी एक नॉर्मल कंडीशन है। सबसे पहली बात तो ये देख लीजिए, नॉर्मल डिलीवरी बोल दीजिए, जो नॉर्मल टाइम पर हुई है या नॉर्मल बच्चे का जन्म हुआ है सही समय पर, उसको हम क्या बोलेंगे, 37 to 42 वीक, या डेज में आपको बता दिया, उसको क्या बोलेंगे,
टर्म बेबी या टर्म डिलीवरी। प्री टर्म किसको बोलेंगे? जो आपको देखने को क्या मिलेगा? 37 वीक से पहले, बिफोर 37 वीक, बिफोर। या फिर डेज की बात करें तो 259 डेज के पहले की बात कर रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे? प्रीटर्म बेबी। अब जो प्रीटर्म बेबी है वो इमेच्योर होता है, उसका लो बर्थ वेट भी होता है, मतलब जल्दी बच्चे का जन्म हो गया तो क्या होगा? वजन कम होगा, और वजन कम होगा तो बॉडी का टेम्परेचर फिर मेंटेन नहीं होगा और बच्चा हाइपोथर्मिया में जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या आएगा? एक होता है पोस्ट टर्म बेबी। अब पोस्ट टर्म बेबी क्या होगा? 42 वीक से ज्यादा, मोर देन 42 वीक के बाद डिलीवरी होना बच्चे की, क्या कहलाएगा? पोस्ट टर्म बेबी। ठीक है, तो आप देख लेंगे यहाँ पे किससे ज्यादा बोल रहा हूं मैं? 293 डेज। अगर डेज में बात करें तो 293 डेज की बात करें। देखिए, टर्म अगर हमको पता है तो हम प्री टर्म और पोस्ट टर्म के बारे में अच्छे से बता सकते हैं। जैसे कि टर्म यानी कि एक नॉर्मल समय पर बच्चे का जन्म होना, 37 से 42 वीक। ठीक है, डेज भी आपको बता दिए, 293 डेज। ओके, प्रीटर्म किसको बोलेंगे? जो 37 से पहले हो जाए और डेज में भी 259 से पहले बच्चे का डिलीवर हो जाए, डिलीवरी हो जाए, या बच्चे का जन्म हो जाए या बर्थ हो जाए। ठीक है, अब प्री पोस्ट टर्म किसको बोलेंगे? प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में। पोस्ट मतलब 42 वीक के बाद में बच्चे की डिलीवरी हो रही है, 293 डेज बाद हो रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पोस्ट टर्म बोलेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। अब आप थ्योरी थोड़ी आपने समझने की कोशिश की होगी, अब क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिएगा, पहला क्वेश्चन पढ़िए जब तक। ये रहा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है जिस जो हम देख रहे थे, नियोनेटल पीरियड। अब आप बता देंगे आसानी से कि नियोनेटल पीरियड होता क्या है। नियोनेटल सबसे पहले आपने बताया था कि बर्थ होने के बाद, मैंने आपको बताया था कि उसको क्या बोलेंगे? न्यूबॉर्न बोलेंगे या नियोनेट बोलेंगे। तो आप बताइए, अब बेबी ऑफ एज ग्रुप नियोनेट किसको बोलेंगे? या न्यूबॉर्न भी हम उसको बोल सकते हैं। 0 to 28 डेज, मतलब हमारा ऑप्शन का पहले ही हमको आंसर मिल गया, ए इसका आंसर है। इसमें हमने देखा था अर्ली और एक लेट। अर्ली किसको बोलेंगे? कभी ऐसा पूछता है आपको तो 0 to 7 डेज को हम अर्ली नियोनेट बोलेंगे, लेट को 7 to 28 डेज। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है। ऑप्शंस को तो पढ़ ही लेते हैं। अब बेबी ऑफ एज ग्रुप 0 to 3 मंथ, 0 to 3 मंथ ये काय में जा रहा है? 3 मंथ, ये तो आपका आप सॉरी इन्फेंट में जा रहा है। 3 मंथ जो होता है वो इन्फेंट में जा रहा है। 7 डेज ये है आपका क्या है? अर्ली, जो अभी बताया अर्ली नियोनेट में आ जाएगा। अब बेबी ऑफ एज ग्रुप 0 to 1 ईयर ये इन्फेंट में जा रहा है। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन क्या हो गए? गलत हो गए। जो पहला ऑप्शन ए जो नंबर का आंसर है वो आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप इसका आंसर कीजिएगा, प्री नेटल पीरियड क्या बोल रहा है? प्री नेटल पीरियड ऑफ ग्रोथ कंसिस्ट ऑफ, मतलब प्री नेटल पीरियड की जो ग्रोथ होती है उसमें कंसिस्ट क्या क्या चीजें हैं, उस ग्रोथ के से रिलेटेड क्या क्या चीजें कंसिस्ट है। तो पहला ऑप्शन देखिए, ओवम। प्री नेटल बोल रहा है, प्री मतलब पहले, ओवम, एम्ब्रियो, प्री मेच्योर इन्फेंट। अब देखिए, प्री नेटल बोला है तो प्री मेच्योर इन्फेंट ये तो आएगा ही नहीं। इन्फेंट मतलब एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ में जा रहा है ये। ओवम तो ठीक था, एम्ब्रियो भी ठीक था। ओवम, एम्ब्रियो, फीटस,
चलो ये तो ठीक है। नेक्स्ट एक बी वाला है जो हमको लग रहा है कि ये हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, ओवम फीटस बर्थ, बर्थ आ गया, मतलब ये बी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ये एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ में जा रहा है। हमको क्या बोला, प्रीनेटल, मतलब इंट्रा यूटेराइन लाइफ के ही रिगार्डिंग ये बात कर रहा है। ओवम और एम्ब्रियो, ये भी थोड़ा लग रहा है ऑप्शन, लेकिन ये ज्यादा बेटर है क्योंकि फीटस भी उसके अंदर है। जैसे हमने आपको बताया था क्या, ओवम होगा, स्पर्म होगा, दोनों का फ्यूजन होगा और क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा, जाइगोट, जो कि कब तक रहेगा, 0 to 2 वीक तक जाइगोट होगा। देन उसके बाद एम्ब्रियो होगा, और एम्ब्रियो कब तक रहेगा, 3 to 8 वीक तक। इसमें क्या होता है, ऑर्गेनोजेनेसिस की प्रोसेस है जिसमें बेबी के ऑर्गन्स डेवलप होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद फीटस, फीटस कब तक होगा, 9 वीक to 9 मंथ तक मैंने आपको बताया था। चलिए, तो आपका आंसर क्या होगा, ये ये तो ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज छूट रही है, तो बेहतर ऑप्शन कौन सा है, बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द टर्म टोडलर रिफर टू फॉर्म, ठीक है, टर्म जो है टोडलर जिसको हम बोलते हैं, वो आपको टोडलर की एज बताने के लिए बोल रहा है। तो आप बताइए, टोडलर हमने देखा था एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ में, सबसे पहले इन्फेंट 1 month to 1 year हम उसको क्या बोलेंगे, इन्फेंट, इन्फेंट बोलेंगे। देन 1 year to 3 year हम उसको क्या बोलते हैं, टोडलर बोलते हैं। तो देखते ही हमारा आंसर निकल कर आ गया। ठीक है, 3 to 6 year के क्या बोलेंगे, प्री स्कूलर, अभी पढ़ा हुआ है हमने। तो अगर हम थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो आप जल्दी से जल्दी हमारे 4 ऑप्शंस में से हमको अगर हम थ्योरी पता है तो हम सडनली उसको आंसर करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर सी है, बाकी ऑप्शंस आपके गलत है। नेक्स्ट देखिए, नॉर्मल ब्लड प्रेशर एट बर्थ, जो अब एडल्ट का नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है, सबसे पहले आपको पता ही है, 120/80 mm of Hg। ठीक है, अगर एवरेज की बात करें तो 142/100, ये आपका क्या है, सिस्टोलिक की बात कर रहा हूं मैं, सिस्टोलिक, मतलब 140 से ऊपर नहीं जाना चाहिए और 100 से नीचे नहीं जाना चाहिए, मतलब 140 से ऊपर नहीं होना चाहिए और 100 से कम नहीं होना चाहिए। और डायस्टोलिक की बात करें तो, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की बात करें तो ये आपका 100 से ऊपर नहीं जाना चाहिए और 60 से बिलो नहीं जाना चाहिए। ठीक है, मतलब नॉर्मल तो आपका हो गया 120/80 mm of Hg। ठीक है, कब आप उसको हाइपरटेंशन बोलेंगे और कब उसको हाइपोटेंशन बोलेंगे, तो ये उसके रिगार्डिंग मैंने आपको एवरेज आपको बताया। सिस्टोलिक में 140 से ऊपर जाएगा तो हम उसको हाइपरटेंशन में रखेंगे, और 100 से नीचे जाएगा तो उसको हाइपोटेंशन में हम उसको रख सकते हैं। उसी प्रकार डायस्टोलिक में भी है। ठीक है, देखिए, नॉर्मल ब्लड प्रेशर एट बर्थ, बर्थ की बात कर रहे हैं, एडल्ट का नहीं पूछ रहे हैं इसमें। तो एडल्ट का नहीं पूछ रहे, मतलब 120/80 तो है ही नहीं। अब नॉर्मल होता कितना है, सबसे पहले ये देखिए, बच्चे का होता है 80/60 mm of Hg, क्या होता है, ब्लड प्रेशर होता है एट बर्थ। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखिए ऑप्शन कौन सा आपको सेलेक्ट रहा है, 52/40, ये तो आपको हाइपोथर्मियम, ओ सॉरी, हाइपोटेंशन में लेकर जा रहा है। ये हाइपरटेंशन वाले सिम्टम्स बर्थ के टाइम यहाँ पे देखने को मिले 110/70। नॉर्मल आपको क्या देखने को मिलेगा, 80/50, 50 ठीक है, 60 है नॉर्मल, तो आपका एवरेज में 50 आ सकता है। तो ऑप्शन आपको कौन सा सही लग रहा है इसमें, ए नंबर का हम इसको चूज कर सकते हैं आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्री एडल्सेंट एज। ओके, एडल्सेंट एज मैंने बताई थी आपको 13 year to 18 year। ठीक है, अब उन्होंने आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन यहाँ पे दिया कि प्री एडल्सेंट। अब एडल्सेंट तो हमको पता है, प्री एडल्सेंट क्या होगा, एक प्री होगा एक पोस्ट एडल्सेंट होगा। तो इसको हम कैसे डिवाइड करें, देखिए 14 to 18 आप जाएंगे, पहला ऑप्शन देखिए, 12 से 14 होगा क्या, 13 से 17, 14 से 18, 18 से
21 ईयर। तो देखिए आप देखेंगे 14 से 18 ये तो बिल्कुल भी प्री नहीं लग रहा है, क्योंकि 14 से 18 ये क्या लग रहा है, पोस्ट एडolescent लग रहा है, तो ये तो आपका ऑप्शन नहीं होगा। 18 से 21 ये तो है ही नहीं। 13 से 17, 17 पे जा रहे हो फिर भी बहुत करीब जा रहे हो, प्री में आप देख ही नहीं पा रहे हो उसको। ये भी नहीं है, प्री मतलब पहले, 18 से थोड़ा पहले, मतलब आप देखेंगे 12 से 14 साल की जो एज ग्रुप है, इसको आप क्या बोलेंगे, ये आपका प्री एडल्सेंट है। मतलब आप 13 में भी नहीं पहुंचे और 12 में है, मतलब आप क्या है, प्री एडल्सेंट। अभी जैसे जैसे आप काय में आ रहे हैं, एडल्सेंट एज ग्रुप में इंटर कर रहे हैं, ठीक है। तो 12 से 14 तक आप उसको क्या बोल सकते हैं, प्री एडल्सेंट। तो आंसर क्या हो गया आपका, ए। तो इसी के साथ आज का सेशन करते हैं खत्म। और आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि डेली हम आपके लिए एक बेहतरीन सेशन लेकर आएंगे, जो कि नर्सिंग के सारे सब्जेक्ट को लेकर आपको एमसीक्यू उसमें देखने को मिलेंगे, चाहे वो आपके अपकमिंग एग्जाम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे। आप इसी कोचिंग के साथ में हमारे साथ जुड़े रहिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को सपोर्ट कीजिए, ताकि हम आगे चल के आपके लिए डेली लाइव क्लासेस भी यूट्यूब पर लेकर आए। जो बच्चे जिन बच्चों का नर्सिंग अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, वो भी हमारे कोचिंग से डेली क्लासेस ले सकते हैं। अगर आप कमेंट्स करके बताइएगा, अगर कोई आपको कोई टॉपिक्स लग रहा है, तो हम वो भी आपको नेक्स्ट डे आपको वीडियो में देखने को मिलेगा वो टॉपिक। आप कमेंट्स में जरूर लिख के बताइएगा कि क्या आपको चाहिए। बिल्कुल हम आपको सपोर्ट करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद 9 नर्सिंग कोचिंग क्लासेस के साथ जुड़ने के लिए। ऐसे ही जुड़े रहे। थैंक यू।